11th में नए नए प्रवेश कर रहे हो आप लोग, तो आप कुछ केमिस्ट्री पढ़ ले। आज हमारा पहला चैप्टर व्हाट वी आर स्टडीइंग इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हमने अभी तक कुछ मेजरमेंट्स की यूनिट्स पढ़ी हैं और क्या पढ़ा है, हमने लॉज किए हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस के, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक इज एटॉमिक मास, ठीक है। क्या होता है एटॉमिक मास, बोलो बोलो बच्चों, आप ही बोलोगे क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक मास, ठीक है। तो हम जब एटॉमिक मास डेफिनेशन की वैसे कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, पर फिर भी हम बोलते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है बेटा। सीधा टॉपिक पे बात करते हैं, सीधा फालतू बात करके कोई फायदा नहीं। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट दैट्स द एटॉमिक मास। अब प्रॉब्लम क्या है, अब हमने बोला शुरू में जब हमारे पास एटम का मास निकालने के लिए आया, हमने बोला कैसे निकालें यार एटम का मास, बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखो डायरेक्टली एटम का मास, एटम आपको पता है बहुत छोटी चीज है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ के आ रहे हैं, उसने बोला एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, है ना, ऐसा कुछ कहा उसने। अब एटम का, एक एटम का मास निकालें तो वो 10⁻⁻27 kg के आसपास आता है, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास अप्रॉक्सीमेट इतना आता है। जैसे हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन हम इसको बोलते हैं लाइटेस्ट, LIGHTS, लाइटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। और इसका एटॉमिक मास जो होता है 1.673 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है बच्चों। अब निकाला कैसे, प्रॉब्लम ये है। तो बेटा देखो डायरेक्टली किसी भी एक एटम का मास नहीं निकाला जा सकता, हाँ इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ मोल कंसेप्ट हम उसको निकालते हैं, वो आगे थोड़ा सा जाके पढ़ेंगे। अभी ये लेके चलो कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1.6736 × 10⁻⁻27 kg, ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास है, ठीक है बच्चों। अब हमने बोला चलो हाइड्रोजन का मास हमारे पास कहीं से आया, अभी मान के चलो कहीं से आया, ठीक है। कहाँ से आया अभी मोल कंसेप्ट में पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। फिर भी बोला भाई अगर इतना मास है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके मास को कंबाइन कर दो, दैट बिकम्स द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब हमने बोला कि भाई अगर हम इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनका मास निकालना चाहें तो सबसे पहले हमारे पास टर्म आई रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या टर्म आई, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब कुछ रिलेशन समझ में आ रहा होगा, रिलेटिव मतलब रिलेट करना किससे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप, मम्मा ने आपको बोला, मम्मा ने पापा ने बोला कि बेटा आम का सीजन है, आम खाने का मन कर रहा है, आम खरीद के लो, ठीक। अब आप गए आम वाले के पास, ठीक है, तो आम वाला बेचारा ठेली पे आम बेच रहा है, उसके बगल में सेब वाला खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंगो और यहाँ पे एप्पल भी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है आप आम खरीदने गए तो आप मैंगो वाले के पास जाएंगे, है ना बेटा। अब क्या है, मैंगो वाला जो आम बेच रहा है बेचारा, उसका वो जो वेट्स होते हैं ना, तराजू में तोलते हैं, अभी तो पुराने जमाने वाले चल रहे हैं ना, तो उसका वेट को उठा के चला गया, वेट सारे उठा के कोई चोरी करके चला गया। अब इसको आपने इसको बोला कि मुझे 2 kg मैंगो चाहिए, कितने मैंगो चाहिए, 2 किलो, ठीक है। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो एप्पल वाले से बोले कि भाई अपने वेट्स कुछ टाइम के लिए मुझे दे दे, है ना, कि भाई जब मेरे पास कस्टमर्स आएंगे तो अपना मीट, अपने जो वेट्स है वेट जिससे आप 1 किलो 2 किलो 3 किलो 5 किलो वेट तोलते हो, वो वेट मुझे दे दो, क्योंकि मेरे पास वो वेट्स है नहीं। पर एप्पल वाले के पास भी रेगुलर कस्टमर्स आ रहे हैं, उसके एप्पल भी बहुत अच्छे बिक रहे हैं। तो एप्पल वाले ने क्या किया, एप्पल वाले ने इसको 1 kg एप्पल तोल के वे करके इसको दे दी मैंगो वाले, ठीक है। अब 1 kg एप्पल इसके पास है, मैंगो वाले के पास, तो अब ये क्या करेगा, एक साइड ये 1 kg एप्पल रख देगा
ये 1 kg एप्पल, ठीक है, और दूसरी साइड मैंगोज रख देगा। कितने केजी मैंगो चाहिए आपको, ठीक है, पहले अब 1 किलो एप्पल है तो 1 किलो मैंगोज, हाँ है ना। तो अभी क्या हुआ कि आप मैंगो का वेट कर पा रहे हो 1 kg अगर मैंगोज आपको चाहिए, क्योंकि आप मैंगोज का वेट निकाल रहे हो, ठीक है, 1 kg एप्पल की हेल्प से। आपको 2 kg चाहिए तो 2 बार इसको मैंगो जो सेल कर रहा है इस बंदे को 2 बार आपको 1-1 किलो मैंगोज तोड़ के देने पड़ेंगे। तो जो मैंगोज का आपने वेट निकाला वो इन कंपैरिजन टू एप्पल्स निकाला। एग्रीड? बातें समझ में आया? क्योंकि उसके पास वो वेट करने के लिए कुछ है ही नहीं, उसका तो सामान चोरी हो गया, वेट जितने भी वेट से वो चोरी हो गए, ठीक है। तो अब आप वो जो मैंगोज ये तोड़ के दे रहा है वो इन रिलेशन टू एप्पल्स दे रहा है। तो वैसे ही हमने बोला, जब हमारे पास सबसे पहले बोला कि अब हम कब की बात करें, हम 19वीं सेंचुरी की बात करें, तो 19वीं सेंचुरी में हम क्या करते थे, जो एटम्स के वेट्स निकालते थे वो रिलेटिव एटॉमिक मास ही निकालते थे, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक मास निकालने का कोई टेक्निक नहीं था, ठीक है। आज तो हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच होती है, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, हम किसी का भी मास निकाल सकते हैं और एक्यूरेट अप टू 0.00001 ग्राम तक निकाल सकते हैं। पर उस समय पर 19वीं सेंचुरी, डाल्टन के बाद वाला स्टेज 1808 जब उसने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसके बाद वाली कहानी में हमें प्रॉब्लम आई। तो हमने बोला सबसे पहले हमने टर्म बनाई रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, और हमने, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास में हाइड्रोजन सिंस लाइटेस्ट है therefore is taken as a standard element। हमने हाइड्रोजन को ले लिया भैया कि इसको हम स्टैंडर्ड एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हम जब बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, जब हम हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, तो जिसका भी हमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है उसके एक एटम का मास, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ वन एटम, वन हाइड्रोजन एटम। हमने बोला भैया हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। तो हम क्या करते थे, जैसे हमने बोला रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो हम बोलेंगे कार्बन के एक एटम का मास, एक एटम, तो हमने बोला 12 अपॉन 1, तो जो इसका वेट, जो इसकी यूनिट होगी वो इसकी यूनिट होगी, तो हमने बोला नो यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती। तो अगर मैं बोलूं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 अपॉन हाइड्रोजन के एक एटम का मास, ठीक है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं है। तो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास ऐसे निकालना शुरू किया, सही में। अब देखो क्या प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन के कंपैरिजन में एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि हाइड्रोजन को हमने बोला, यहां तक आया बच्चों समझ में, ठीक है, आगे चले। प्रॉब्लम ये हुई कि हाइड्रोजन जो है ना वो स्टेबल एलिमेंट है, क्या स्टेबल, हाइड्रोजन जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, ये भी बताया क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इसके बीच में बॉन्ड है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा नहीं, यहां तक आया। तो हमने बोला हाइड्रोजन ना सब एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड नहीं बनाता, क्या बोला, सब एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन कंपाउंड नहीं बनाता, ठीक है। तो देयरफॉर इन 1961, ठीक है, IUPAC has taken carbon as the standard element for calculating relative atomic mass। IUPAC ने क्या किया, यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों को, कार्बन को लिया स्टैंडर्ड, क्योंकि कार्बन आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है और ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ कार्बन कंबाइन हो जाता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया,
इन्होंने बोला कि कार्बन का C12 आइसोटोप पता है ना, आइसोटोप कार्बन का C12 भी बनता है, C13 भी बनता है, C14 भी बनता है, इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं पर सबसे स्टेबल ये होते हैं C12। तो इन्होंने बोला कार्बन का C12 आइसोटोप जो होगा वो होगा स्टैंडर्ड एलिमेंट, स्टैंडर्ड एलिमेंट या स्टैंडर्ड एटम बोलो, कार्बन का स्टैंडर्ड एटम। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफाइन किया रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास अगर हम निकालें इन टर्म्स ऑफ कार्बन तो हम बोलेंगे वही कहानी है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 किसका, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, सही तो समझ में नहीं आया, कितना सर, अगर मैं बोलूं RAM ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो लिखूंगा मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीजन का मास 16 अपॉन 1/12 इंटू C12 का मास कितना 12, तो ये कितना आ जाएगा 16। यूनिट कुछ नहीं होगी क्योंकि ये भी मास है ये भी मास है, ये ग्राम्स में होगा तो ये भी ग्राम्स में होगा, ये किसी और यूनिट में होगा तो ये भी उसी यूनिट में होगा। अगर मैंने बोला RAM ऑफ सोडियम तो मैं क्या बोलूंगा, सोडियम का मास 23 अपॉन 1/12 इंटू 12 तो कितना आ जाएगा 23। समझ में आया, बात वही है, चाहे हाइड्रोजन लो चाहे कार्बन लो, पर कार्बन के साथ ज्यादा इसलिए क्योंकि कार्बन ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो मेरे ख्याल से रिलेटिव एटॉमिक मास क्लियर हो गया होगा, हाँ या ना। अब देखो अब कुछ यूनिट्स देखते हैं, हमने बोला भाई एटॉमिक मास तो हम समझ गए, रिलेटिव एटॉमिक मास हम समझ गए, सर थोड़ा सा यूनिट्स पे बात कर लेते हैं। अब देखो बेटा क्या होता है, अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, ठीक है, तो हम बोलते हैं यूनिट ऑफ एटॉमिक मास जो होती है ठीक है, इसको हम बोलते हैं AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, क्या होता है बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट, या इसको म्यू भी बोलते हैं यूनिफाइड यूनिट। ठीक है, अब हमने बोला 1 AMU या 1 म्यू इज इक्वल टू, अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, तो ये आता है बेटा 1.6605 into 10 raised to power minus 27 kg। ठीक है, याद रखना कितना बोला मैंने, 1 AMU कितना होता है, यहाँ पर रन करना पड़ेगा, एक चीज थोड़ा सा रन करना पड़ेगा, 1 AMU is equal to 1.6605 into 10 raised to power minus 27 kg या 1.6605 into 10 raised to power minus 24 grams। ग्राम्स में लिखोगे तो 1000 कम हो जाए, माइनस की पावर कम हो जाए। ठीक है, याद है गाने। अब हमने बोला मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, अभी पढ़ा हमने मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कितना है 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg। अब तो therefore mass of 1H atom in AMU, ठीक है, कितना आएगा, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं 1.67 into 10 raised to power minus 27 upon 1.6605 into 10 raised to power minus 27, that is equal to 1.0078 और 1.008 AMU लिखते हैं इसको, समझ में आया। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.008, आपको पता है कि 008 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो इसको कई बार हम 1 AMU भी लिख लेते हैं, आता कितना है डिवाइड करने पर। ठीक है, इसको हम 1.008 AMU लिख सकते हैं, बहुत जहां पे बहुत ज्यादा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो वहां पे हम 1.008 लेते हैं, और जहां पे रफली कैलकुलेशन करनी पड़ती है वहां पर बेटा हम 1 AMU ले सकते हैं। पहले इतनी बात समझ में आई। तो ये तो था, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे अगर हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ वन कार्बन एटम की बात करेंगे तो हम उसको लिखेंगे 12 AMU।
ठीक है, और केजी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 12 इंटू 1 एमयू कितना होता है, केजी में लिखेंगे तो 1 एमयू कितना होता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 केजी। समझ में आया? 1 एमयू इतना है ना बेटा, 12 एमयू होगा, 1 एमयू इज इक्वल टू इतना केजी ना, इसमें कंसंट्रेट करो। कार्बन का मास कितना है, हमने बोला 12 एमयू, केजी में कितना हुआ 12 इंटू 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 केजी। सिमिलरली मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम को क्या लिखेंगे, ठीक है 16 एमयू होता है, तो हम क्या लिखेंगे 16 इंटू 1.6605, ये इतनी बार लिख लोगे तो वैसी वैल्यू याद आ जाएगी मेरे बच्चों। अब इतनी बार लिखेंगे तो वैसे याद हो जाएगी। ऐसे हमने बोला मास ऑफ वन सोडियम एटम Na एटम, तो क्या होगा 23 एमयू, तो केजी में कितना हो गया 23 इंटू 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 केजी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो मेरे ख्याल से आपको रिलेटिव एटॉमिक मास अभी तक समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? आगे चलें, ना तो कोई प्रॉब्लम? गुड। तो बच्चों अभी क्या पढ़ा आपने? अभी आपने पढ़ा रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास, ठीक है बच्चों। आज इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है बच्चा एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। अब कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर जैसे हमने बोला हम किसी चीज का एटॉमिक मास निकाल रहे हैं और वो एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 आ रहा है, ठीक, या बोरोन का एटॉमिक मास 10.7 आ रहा है, ठीक। तो अब एटॉमिक मास फ्रैक्शन में कैसे आएगा? जनरली हमने क्या पढ़ा कि एटॉमिक मास, जैसे हम सोडियम का एटॉमिक मास बोलते हैं 23, हम कार्बन का एटॉमिक मास बोलते हैं 12, हम नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बोलते हैं 14, पर जब एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आता है तो हम बोलते हैं फ्रैक्शन में कैसे आएगा? तो हम बोलते हैं इसका कारण होता है, एवरेज एटॉमिक मास का कारण होता है कि एलिमेंट एक से ज्यादा आइसोटोप्स में नेचर में एग्जिस्ट करता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये बोरॉन मिला, तो बोरॉन हो सकता है यहाँ बोरॉन 10 की फॉर्म में भी हो एंड बोरॉन 11 की फॉर्म में भी हो सकता है बोरॉन 12 की फॉर्म में भी। मतलब हमने बोला बोरॉन का एक एटम, उसका एटॉमिक मास 10 है, ये तो पता है ना। एटॉमिक नंबर तो सबका सेम होगा, है ना बच्चे? एटॉमिक नंबर तो सबको पता है कि 555 भी होता है बोरॉन का। पर हो सकता है मास फ्रैक्शन में आने का कारण ये होता है कि वो जो एटम है वो अलग अलग आइसोटोप्स में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक। तो अब हम क्या बोलते हैं, तो हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, ठीक है। तो कॉस क्या है? कॉस ऑफ एवरेज एटॉमिक मास is the existence of element in two or more than two isotopes, ठीक है बच्चे? यानी कि वो एलिमेंट दो या दो से ज्यादा आइसोटोप्स में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालें? तो हमने ये बोला कि अगर हमें उस एलिमेंट की रिलेटिव अबंडेंस पता है। अब बच्चे बोलते हैं सर ये रिलेटिव अबंडेंस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कार्बन जो है वो C12 की फॉर्म में भी मिल रहा है नेचर में और C14 की फॉर्म में भी मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो है टोटल अमाउंट अगर मैं मान लूं इसका मेरे पास 10 ग्राम मिला तो 7 ग्राम ये मिला और 3 ग्राम ये मिला सपोज, ठीक है। 10 ग्राम ये मिला तो उसमें से 7 ग्राम ये और 3 ग्राम ये। तो मुझे पता है कि C12 कार्बन के जो दो आइसोटोप्स नेचर में मिल रहे हैं उनमें से C12 ज्यादा अबंडेंस है, यानी कि अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये 70% है और ये 30% है। तो मैंने बोला कि अगर मुझे एलिमेंट का एटॉमिक मास मालूम है, एलिमेंट के आइसोटोप का एटॉमिक मास मालूम है और मुझे उनकी रिलेटिव अबंडेंस पता है परसेंटेज में, तो मैं आराम से एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां तक आया बच्चों समझ में? फॉर एग्जाम्पल
Fluorine exists in nature in two isotopes, that is chlorine 35 and chlorine 37. तो मैंने क्या बोला, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स नेचर में मिलते हैं, एक में एटॉमिक मास क्लोरीन का 35 होता है, ठीक है, एक में क्लोरीन का एटॉमिक मास 37 होता है। Cl35 की जो रिलेटिव अबंडेंस है, रिलेटिव अबंडेंस का मतलब पता है कि नेचर में कितने परसेंटेज में मिल रहा है, C37 के कंपैरिजन में। मैंने बोला ये 75% है, तो मैंने बोला ऑब्वियस सी बात है Cl37 की जो रिलेटिव अबंडेंस होगी वो 25% होगी। मतलब अगर मुझे ये क्लोरीन यहाँ पे मिल रहा है नेचर में, तो इसमें अगर Cl35 75 ग्राम है तो Cl37 जो है वो 25 ग्राम होगा। समझ में आ गया? अब एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? इफ वी नो द एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप्स, अगर हमें एटॉमिक मास आइसोटोप्स का पता है और उनके रिलेटिव अबंडेंस पता है, तो हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव अबंडेंस परसेंटेज में गिवन होगी, ठीक है, इनटू आइसोटोपिक मास। इसको हम 1 मान लेते हैं, 1 मतलब सपोज दिस इज द फर्स्ट वन, प्लस रिलेटिव अबंडेंस इनटू आइसोटोपिक मास, ठीक है, ये 2 मान लेते हैं, अपॉन 100, ठीक है। तो अगर हम इसका एग्जांपल यहां पे लें, फॉर एग्जांपल फॉर क्लोरीन, अगर हम एवरेज एटॉमिक मास निकालने जाएंगे, बच्चों समझ में आ रहा है? मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं ना बच्चों को। इसके लिए क्लोरीन के लिए अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है। रिलेटिव फॉर क्लोरीन द एवरेज एटॉमिक मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिलेटिव अबंडेंस कितनी है? 75, इसको ऐसे लिखना है, इनटू आइसोटोपिक मास कितना है? 35, ठीक है, प्लस रिलेटिव अबंडेंस दूसरे वाले की कितनी है? 25%, प्लस आइसोटोपिक मास कितना है? 37, ठीक है, इसको 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 35.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ऐसे हम क्या करते हैं? ऐसे हम किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। अब देखो, एक तो डायरेक्ट ये न्यूमेरिकल हो गया बच्चों आपके पास कि यू आर गिवन द रिलेटिव अबंडेंस, आपको रिलेटिव अबंडेंस गिवन है और आपको बोला गया कि एवरेज एटॉमिक मास निकालो। केस नंबर सेकंड, ऐसा ये समझ में आया? वैसे इजी है बेटा, ठीक है, यू जस्ट हैव टू लर्न द फॉर्मूला, और फॉर्मूला भी लर्न नहीं करना। रिलेटिव अबंडेंस इनटू आइसोटोपिक मास, जितना परसेंटेज में होगा इनटू मास, जितना परसेंटेज में होगा इनटू मास अपॉन 100, दैट्स इट, इतना सारा, ठीक है। अब मैंने ये बोला कि ये तो केस नंबर फर्स्ट है कि यू आर गिवन द रिलेटिव अबंडेंस एंड यू आर गिवन द मॉलिक्यूलर मास, या एटॉमिक मास। आपको रिलेटिव अबंडेंस गिवन है और आपको एटॉमिक मास गिवन है। आपको केस नंबर सेकंड आइसोटोप में रिलेटिव अबंडेंस गिवन है और एटॉमिक मास गिवन है, और आपने एवरेज एटॉमिक मास निकाल लिया, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको क्या है, एवरेज एटॉमिक मास गिवन हो और आपको पूछा गया रिलेटिव अबंडेंस बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, इसको हटा दो बच्चों, कहां तक आ गया? ठीक है, अब हमें बोला गया एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोप्स। हमें बोला गया नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोप्स N40 एंड N50, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स होते हैं N40 और N50, ठीक है। इफ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, अब हमें क्या गिवन है? हमें रिलेटिव अबंडेंस की जगह एवरेज एटॉमिक मास गिवन है इज 14.0067, ठीक है, ये गिवन है 14.0067। फाइंड
द परसेंटेज abundance of N14 and N15, ठीक है, N14 और N15 की परसेंटेज abundance निकालो। तो we'll go to the formula, हम सीधा फॉर्मूला पे जाएंगे। हमारे पास क्या था, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था, मैं एक बार फिर लिख देता हूं। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, आइसोटोपिक मास, ठीक है, इनटू रिलेटिव अबंडेंस। चलो आपको फॉर्मूला तो आता है ना, डायरेक्ट आता है, ठीक है, सॉल्यूशन तो आता है डायरेक्ट, ठीक है। लेट द रिलेटिव अबंडेंस of N14 आइसोटोप is equal to x, ठीक है। तो therefore the relative abundance of N15 कितना हो जाएगा, 100 minus x, है ना बेटा, क्योंकि दोनों मिला के क्या होगा, दोनों मिला के 100 होगा। अगर मैं N14 को मान लेता हूँ x है, तो N15 कितना हो जाएगा, 100 minus x। अब फॉर्मूला क्या है, एवरेज एटॉमिक मास कितना है, 14.00, पीछे वाला रिवाइज करना, इज इक्वल टू N14 का एटॉमिक मास कितना है, 14 इनटू रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, x, प्लस N15 का एटॉमिक मास कितना है, 15, रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, 100 माइनस x, यहां से x आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, अपॉन 100 तो करना जरूरी है ना, तो यह आ जाएगा 1400.67 इज इक्वल टू 14x प्लस 1500 माइनस 15x, तो यहां बचेगा माइनस x इज इक्वल टू 99.33, ये बचेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये बचेगा x इज इक्वल टू क्या है, तो देयरफॉर नाइट्रोजन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 14 N14 कितना हो जाएगा, 99.33 एंड परसेंटेज ऑफ या रिलेटिव अबंडेंस ऑफ N15 कितना हो जाएगा, 100 माइनस दिस, यानी कि 0.67%। समझ में आया। तो मेरे ख्याल से आपको आज आपने क्या कर लिया, आपने एटॉमिक मास कर लिया, आपने रिलेटिव एटॉमिक मास कर लिया बच्चों, और आपने एवरेज एटॉमिक मास पूरा कर लिया, ठीक है, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो फॉर द मोल कंसेप्ट, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इज दैट क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी बेटा, तो अगर आप YouTube में देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज कमेंट्स लिखिए, कोई प्रॉब्लम है तो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा तो अनलाइक करिए। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।